गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी 2 में चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 में लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवनी के बारे में दिया हुआ है। तो आइए हम उनके जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। काफ़ी पुरानी बात है। 4-5 लड़के गंगा के उस पार से मेला देखकर वाराणसी लौट रहे थे। एक लड़का कुछ पीछे रह गया। शेष सभी नाव में सवार होकर वाराणसी आ गए। पीछे रह जाने वाला बालक बाद में गंगा तट पर पहुंचा। तो यहाँ एक समय की घटना की बात कही जा रही है कि 4-5 लड़के एक मेला को देखने गए थे और मेला देख करके वापस वाराणसी लौट रहे थे। इस दौरान उन्हें गंगा नदी को पार करना था। तो जो बच्चे झुंड में मेला देखने गए थे उनमें से 4 लड़के तो मेला देख कर के वापस लौट आए और गंगा नदी के तट पर आकर उन्होंने नाव के द्वारा गंगा नदी को पार कर लिया। लेकिन उनमें से एक बालक पीछे रह गया और वह देर से गंगा तट पर पहुंचा। वह साहस करके नदी में कूद गया और उसने तैर कर नदी पार की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में कि वह साहस करके नदी में कूद गया और उसने तैर करके गंगा नदी को पार किया। लेकिन उसने ऐसा साहसपूर्ण कदम क्यों उठाया? अब यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि जब गंगा नदी को पार करने के लिए नाव थी तो उसने गंगा नदी को तैर कर क्यों पार किया? बात यह थी कि उस बालक के पास नाव का किराया देने के लिए पैसे ही नहीं थे। बाद में यह गरीब बालक ही बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति बना। तो यहाँ यह जानकारी मिलती है कि वह बालक नदी में इसलिए कूद पड़ा और नदी को तैरकर उसने नदी को इसलिए पार किया क्योंकि नाव का किराया देने के लिए उसके पास पैसे थे ही नहीं। फिर कहा जा रहा है कि यह गरीब लड़का बाद में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति बना। तो इसी लड़के के बारे में आज चर्चा की जा रही है कि नदी में कूदकर और नदी में तैरकर नदी को पार करने वाला यह युवक जो काफ़ी गरीब था बाद में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और यही थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। उस बालक का जन्म माता राम दुलारी और पिता शारदा प्रसाद के घर 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। तो यहाँ इसी बालक के बारे में यह बात कही जा रही है कि उनकी माँ राम दुलारी और पिता शारदा प्रसाद थे और इस बालक का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में हुआ था। इनका नाम लाल बहादुर रखा गया था, पर माता पिता उस बालक को प्यार से नन्हे कहकर पुकारते थे। तो इस बालक के बारे में कहा जा रहा है कि इनका नाम लाल बहादुर रखा गया था, लेकिन माता पिता उन्हें प्यार से नन्हे कहकर पुकारा करते थे। 1.5 वर्ष की अवस्था में ही नन्हे के सिर पर से पिता का साया उठ गया। यानी जब वे 1.5 वर्ष के थे उसी समय उनके पिता का देहांत हो गया। उसकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में अपनी ननिहाल में हुई। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कहने का मतलब कि स्कूल की शिक्षा उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में हुई थी और मिर्ज़ापुर उनका ननिहाल था यानी नानी का घर था। बाद में वह वाराणसी में एक संबंधी के घर पर रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई की। फिर बाद में ये वाराणसी आए और वाराणसी में आकर इन्होंने अपने किसी परिचित के यहाँ रह कर के उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। गांधी जी की प्रेरणा से लाल बहादुर ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। वे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में सम्मिलित हो गए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि गांधी जी की प्रेरणा से यानी लाल बहादुर शास्त्री जो थे बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे। गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने
अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और वे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गए, सम्मिलित हो गए, मतलब शामिल हो गए। इसके बाद फिर पढ़ाई प्रारंभ की और काशी विद्यापीठ से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में की लड़ाई में भाग लिया, उसमें शामिल हुए और बाद में फिर इन्होंने अपनी पढ़ाई प्रारंभ की और काशी विद्यापीठ से उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी परीक्षा पास की। इसके पश्चात शास्त्री जी ने अपना सारा जीवन समाज सेवा तथा स्वतंत्रता संघर्ष में लगा दिया। फिर कहा जा रहा है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन समाज सेवा यानी देश की सेवा के लिए लगा दिया और देश के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सन 1928 ईस्वी में शास्त्री जी का विवाह ललिता जी से हुआ। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 1928 ईस्वी में इनका विवाह ललिता नाम की एक स्त्री से हुआ। विवाह में इतनी सादगी रखी गई कि दहेज के नाम पर शास्त्री जी ने एक चरखा और खादी का कुछ गज कपड़ा ही स्वीकार किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपना विवाह काफ़ी सादगीपूर्ण ढंग से किया, यानी आदर्श विवाह किया। और उन्होंने जो आमतौर पर दहेज लिए जाते हैं वे उसके काफ़ी विरोधी थे। तो उन्होंने यहाँ पर कहा जा रहा है कि दहेज के नाम पर उन्होंने एक चरखा यानी एक चरखा और खादी का कुछ कपड़ा ही स्वीकार किया, यानी दहेज के रूप में उन्हें जो भी सामान मिला उसमें से उन्होंने हर एक चीज़ को ठुकरा दिया दहेज के नाम पर, और उसमें से मात्र उन्होंने एक चरखा लिया और खादी के कुछ गज कपड़े लिए। आगे है, अब शास्त्री जी कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। इलाहाबाद उनका कार्य क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि विभिन्न पार्टियाँ थीं। स्वतंत्रता संग्राम के समय कई दल बटे हुए थे, तो उसमें से वे कांग्रेस दल में शामिल हो गए और इलाहाबाद में ही रहकर वे वहाँ से अपना कार्य करते रहे। अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर शास्त्री जी कांग्रेस पार्टी के उच्च पदों तक पहुँचे। वे सन 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधानसभा संसदीय समिति के संगठन मंत्री चुने गए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनमें इतनी योग्यता थी, यानी इतनी क्षमता थी कि अपने क्षमता के बल पर वे कांग्रेस पार्टी के या कांग्रेस दल के उच्च पदों तक पहुँच गए, यानी कांग्रेस पार्टी में वे काफ़ी ऊंचे पद पर पहुँच गए। और सन 1937 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदन, आप सभी जानते हैं विधानसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं, तो विधानसभा संसदीय समिति के यानी विधानसभा संसद समिति के वे संगठन मंत्री चुने गए। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए शास्त्री जी 3 बार जेल गए। यहाँ बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान वे 3 बार जेल भी गए और उन्होंने अपने जीवन काल के लगभग 9 वर्ष जेल में ही बिताए, यानी जेल की यातनाएं उन्हें सहनी पड़ी। स्वतंत्रता के बाद शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में उन्हें मंत्री का पद दिया गया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी योग्यता से बहुत प्रभावित थे। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री आप सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री की योग्यता से काफ़ी प्रसन्न थे, इसलिए उन्हें केंद्र सरकार में रेल मंत्री नियुक्त किया गया। फिर उन्होंने यानी जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें केंद्र सरकार में रेलवे मंत्री के रूप में उन्हें नियुक्त किया। उन्होंने इस विभाग में अनेक सुधार किए, यानी रेल विभाग में लाल बहादुर शास्त्री को जब नियुक्त किया गया तो उन्होंने इस विभाग में काफ़ी सुधार किए। तभी दक्षिण भारत में एक रेल दुर्घटना में 144 व्यक्ति मारे गए। अचानक एक दुर्भाग्यवश
रेल की दक्षिण भारत में रेल की एक दुर्घटना हुई जिसमें करीब 144 व्यक्ति मारे गए और रेल मंत्री होने के नाते उन्हें ऐसा लगा कि शायद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से नहीं निभाया, इसलिए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। यह उनकी नैतिकता का उत्तम उदाहरण है। तो यहाँ रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना यह उनके उत्तम चरित्र को दर्शाता है कि उन्हें किसी भी पद का लोभ नहीं था, उन्हें ऊंचे पद का लोभ नहीं था। आगे है, देश को ऐसे सच्चे कर्तव्यपरायण व्यक्ति की सदा आवश्यकता रहती है, इसलिए बाद में उन्हें केंद्र सरकार में एक एक करके कई विभाग सौंपे गए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये हमारे देश के सच्चे देशभक्त थे, कर्तव्यपरायण यानी अपने कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति थे, सच्चे दिल से, ईमानदारी से। तो ऐसे व्यक्तियों की सभी को आवश्यकता होती है, इसलिए रेल मंत्री का पद छोड़ने के बाद भी उन्हें केंद्र सरकार में कई तरह के और भी विभाग हैं, उन्हें एक एक कर विभाग कई तरह के सौंपे गए, उन्हें कार्यभार संभालने के लिए दिया गया, क्योंकि अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता सभी जगह होती है। उन्हें गृह मंत्री का महत्वपूर्ण पद भी दिया गया। रेल मंत्री के बाद उन्हें गृह मंत्री का महत्वपूर्ण यानी बहुत ही जिम्मेदारी दायित्व निभाने वाला पद दिया गया। कुछ वर्ष बाद प्रधानमंत्री नेहरू जी बीमार रहने लगे। उन्होंने अपने काम में सहायता के लिए शास्त्री जी को केंद्र सरकार में बिना विभाग का मंत्री बना दिया। फिर यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है इन पंक्तियों से कि धीरे धीरे नेहरू जी की तबीयत खराब होने लगी और उन्होंने अपने सहायक के रूप में शास्त्री जी को अपने पास रखा ताकि वे देश का काम सुचारू रूप से चला सकें। जैसा कि यहाँ है, अपने काम में सहायता के लिए शास्त्री जी को केंद्र सरकार में बिना विभाग का मंत्री बना दिया, यानी अपने विभिन्न कार्यों के लिए वे शास्त्री जी को हमेशा अपने साथ रखा करते थे ताकि वे ज़रूरत पड़ने पर देश के किसी भी विभाग का पद वे स्वीकार कर लें और उस पद की जिम्मेदारी को वे निभाएं। तो इस तरह से हमने यहाँ तक शास्त्री जी की जीवनी के बारे में पढ़ा। आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।